नमस्कार बच्चों। आज हम कल वाले ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और भोजन पकाने की अन्य विधियों पर चर्चा करते हैं। इसमें एक माध्यम है हवा के द्वारा भोजन पकाना। भोजन बनाने के लिए इस विधि में गर्म हवा का प्रयोग किया जाता है। भोज्य पदार्थ इस विधि में सीधे आग पर रखकर या आग और भोज्य पदार्थों के बीच माध्यम का प्रयोग किया जाता है। गर्म हवा भोज्य पदार्थों के कणों के बीच में जाकर उन भोजन को भूनती है और सेकती है। इसके अंतर्गत हम 2-3 विधियों का प्रयोग की चर्चा कर सकते हैं। एक तो बेकिंग विधि जिसकी की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दूसरी है बर्तन में भूनना और तीसरी है भूनना और सेकना। तो फर्स्ट हम भुनना, बर्तन में भुनना, इस विधि की चर्चा करते हैं। इस विधि में भूनने के लिए माध्यम बर्तन होता है। आग से बर्तन को गर्म किया जाता है, उसकी गर्मी से भोजन जो है भुनता है। जैसे तवे पे रोटी सेकना है, जीरा सेकते हैं, धनिया, दलिया, कढ़ाई में गरम तवा आदि में जो ये चीज़ें भूनते हैं वो इसी विधि के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि रोटी सेकना, जीरा, धनिया जो कि हम कढ़ाई में या तवे पर, गरम तवे पे जो सेकते हैं वो इसी विधि के द्वारा भोजन को पकाना कहते हैं। इस विधि के द्वारा जब हम भोजन को पकाते हैं तो इससे क्या लाभ होते हैं? इससे भोज्य पदार्थ जितनी धीमी आंच पर भुने जाते हैं उतने ही स्वादिष्ट और गंधयुक्त हो जाते हैं और इससे भोज्य पदार्थ के चारों ओर एक सा तापक्रम मिलता है और उसी पे भुने जाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ चारों ओर से एक समान पक जाता है। इस विधि से भोज्य पदार्थ की पौष्टिकता भी कम नहीं होती, क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व भाप के साथ उड़ भी नहीं पाते हैं। अधिकतर साबुत छिलके सहित होने के कारण भी छिलकों के अंदर पौष्टिकता बनी रहती है। अब दूसरी आती है भूनना या सेकना। इस विधि में शायद भोजन को पकाकर खाने को जन्म देने वाली विधि ही यही है, क्योंकि जब हमने देखा था कि भोजन जब आदिकाल में जब जानवरों को ये पकाकर उसका मांस खाते थे और उनका किसी कारण से जानवर आग के संपर्क में आने से पक गया, तो इस विधि के द्वारा ही वो भोजन पका था। भूनने और सेकने की प्रक्रिया भी 2 प्रकार की हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप से भोजन को भूनना या सेकना। भोज्य पदार्थ इस विधि से क्या होता है, सीधा आग पर रखकर पकाया जाता है और भूनते समय भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, चारों ओर से घुमाते हैं, जिससे कि भोज्य पदार्थ क्या होता है, हर तरफ से एक समान पक जाता है। आग की गर्म हवा से भोज्य पदार्थ अंदर तक गल के पक जाता है। जैसे कि मैंने इस विधि का पहले भी चर्चा की थी। बैंगन, आलू, शकरकंदी, मांस के टुकड़े, भुट्टे आदि सब इसी विधि से पकाते हैं। अंगारों पर या सीधे आग पर रोटी सेकना भी इसी विधि के अंतर्गत आता है। और परोक्ष रूप से भुनना में क्या आएगा कि भोज्य पदार्थों को सीधे आग के संपर्क में नहीं रखते। गर्म हवा भोज्य पदार्थ को किसी माध्यम से पहुंचाई जाती है। कहने का तात्पर्य होता है आग और भोज्य पदार्थ के बीच में एक माध्यम होता है, उसी माध्यम को हम गर्म करते हैं और गर्म हवा इसके द्वारा भोजन तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि चना है, मूंगफली है आदि को भूनने के लिए हम सीधे आग में नहीं डालते हैं। डबल रोटी, मांस के टुकड़े आदि को भूनने के लिए हम सीधे आंच पर भी नहीं रखते, इन्हें सलाखों में लगाकर फिर भूनते हैं। तो इस विधि को ग्रिलिंग भी कहते हैं। और
इस विधि से भोजन को सेकते समय हमें क्या करना पड़ता है, बीच बीच में वसा या तेल लगाना आवश्यक हो तो लगा भी सकते हैं। और आँच कोई भी हो सकती है, जैसे कोयला भी हो सकता है, बिजली भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। और तापमान अधिक होने के कारण खाद्य पदार्थ काफ़ी जल्दी भी पक जाता है। इस विधि के द्वारा केवल बेहतर किस्म के मीट, मुर्गे, मछली और कुछ सब्जियां जैसे टमाटर है, खुम्भी है आदि जो है इस विधि के द्वारा पकाए जाते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जो विशेष रूप से प्रचलित जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें जो नाम है वो सीख कबाब जो कहते हैं वो इसी विधि के द्वारा पकाते हैं। अब हमें इस विधि से पकाते समय भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों के बीच बीच में पिघली हुई वसा डालते रहना चाहिए ताकि जो सतह वह सूखे नहीं और खुशबू अच्छी आए। और खाद्य पदार्थ को लगातार घुमाता रहना चाहिए ताकि वह जले नहीं और सब तरफ से एक समान सिक जाए। और इस विधि के क्या लाभ होते हैं कि भोजन जल्दी से पक जाता है, भोजन स्वादिष्ट होता है और इस विधि के द्वारा भोजन में अच्छी खुशबू बनी रहती है। इस विधि के द्वारा एक हानि भी होती है, केवल बेहतर किस्म के भोज्य पदार्थों को इस विधि से पकाया जाता है और पकाने का ये तरीका महंगा होता है। इस विधि में भोजन पकाते समय बराबर ध्यान भी रखना पड़ता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जब तुम्हें मैंने बेकिंग विधि बताई थी तो बेकिंग में हमने तंदूर, बिजली के ओवन इनकी चर्चा की थी। और इसमें अपन ने ये कहा था कि गर्म हवा इस विधि से एक दूसरे स्थान पे संचरित होती है और जो भट्टी होती है वो पूरी तरह से गर्म हो जाती है और उसमें जो बेकिंग ट्रे है उसमें भोज्य पदार्थ को रखते हैं और अलग अलग भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए अलग अलग तापमान का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, भट्टियों को कार्य में लेने का कुछ तरीका होता है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। भट्टियाँ दो प्रकार से कार्य करती हैं। पहली तो वर्तमान में बिजली से चलने वाली भट्टियाँ बहुत अधिक प्रचलन में हैं जिन्हें ओवन अथवा कुकिंग रेंज का नाम भी दिया जाता है। इसमें ऊष्मा उत्पादक तार होते हैं जो गर्म होकर ओवन के अंदर की हवा को गर्म करते हैं। जिस गर्म हवा से भोज्य पदार्थ बनते हैं, इन बिजली के यंत्रों में ताप नियंत्रण करने के लिए ताप नियंत्रक यंत्र भी लगे रहते हैं। कुछ ओवन में ताप नियंत्रक यंत्र नहीं होते हैं, ये सस्ते होते हैं। उन्हें समय पर क्या होता है, बार बार चेक करना ज़रूरी होता है, समय का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इन ओवन में चारों प्रकार के ताप पर नियंत्रण होता है। जैसे मन ताप है तो 250 से 350 डिग्री हो सकता है, मध्यम ताप है तो उसे 350 से 400 डिग्री का माना जाता है। उच्च ताप पर अपन ने रखा है तो 400 से 450 तक का हो सकता है और जो अधिकतर उच्च तापमान होता है वह होता है 450 से 500 डिग्री का। अब क्या होता है, व्यंजन साधारण या मंद ताप पर बेक किए जाते हैं। ब्रेड के लिए ज़्यादा तेज ताप का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में क्या होता है, बाज़ार में गैस तंदूर और बिजली के तंदूर मिलते हैं जिसमें रोटी गर्म दीवारों पर बनाई जाती है। बीच में जालीदार प्लेट रखी होती है और जिस पर रखकर चीज़ें हम बेक कर सकते हैं, मुर्गा भी भून सकते हैं। दूसरी तरह की जो भट्टियाँ होती है वह है कि ईंटों से बनी हुई होती हैं। इनके अंदर लकड़ी डालकर इन्हें गर्म किया जाता है। लकड़ी जलकर कोयले में बदल कर जलती रहती है जिससे बिस्किटें, ब्रेड, केक आदि बेक करने के लिए अलग अलग प्रकार की भट्टियाँ या अलग अलग प्रकार की भाप की टीन की ट्रे होती है
और उसमें रखकर भट्टी के अंदर ट्रे को रख दिया जाता है और भट्टी का रास्ता बंद कर दिया जाता है। एक खास समय पर खोलकर भोज्य पदार्थ को निकाल लेते हैं और इसी सिद्धांत पर तंदूर काम भी करता है। उसमें लकड़ी या कंडे जलाए जाते हैं। जब उस आँच के से चारों ओर से ऊंचाई तक गर्म हो जाते हैं तो उनकी दीवारों पर रोटी चिपकाई जाती है और दीवारों की प्राप्त गर्मी से रोटियां सिक जाती है। तो इस तरह भोजन जो है सूखी हवा के द्वारा या गर्म हवा के द्वारा पककर तैयार हो जाता है। अच्छा, बेकिंग और ग्रिलिंग के समय जो सावधानियाँ थी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, फिर भी मैं एक बार इन विधियों के साथ वापस चर्चा करना चाहूँगी कि ओवन बार बार नहीं खोले, तापक्रम में अंतर आ जाता है या तापमान जो होता है वह कम हो जाता है बार बार खोलने से। आवश्यकता से अधिक तापक्रम भोज्य पदार्थों को नुकसान भी पहुंचाता है। तेज ताप से भोज्य पदार्थ के जो है ऊपर से सिक जाते हैं और क्या होता है अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए आवश्यकता से अधिक तापमान नहीं रखना चाहिए। भोज्य पदार्थों को बेकिंग ट्रे में रखने से पहले बेकिंग ट्रे में चिकनाई लगा लेनी चाहिए ताकि भोज्य पदार्थ उस ट्रे पर चिपके नहीं। बेकिंग ट्रे या बर्तन की ऊंचाई उसी अनुपात में रखना चाहिए कि उसमें रखे भोज्य पदार्थ को फूलकर फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाए और वह भोज्य पदार्थ बाहर भी नहीं निकले। मांस, सब्जी ग्रिल करने से पहले इन भोज्य पदार्थों को उबाल लेना चाहिए ताकि ग्रिलिंग में अधिक समय नहीं लगे। ग्रिल करने के बाद हमेशा ग्रीस अवरोधक पेपर में लपेटकर रखना चाहिए। अब भट्टी या ओवन को गर्म करने के बाद उसमें भोज्य पदार्थ रखें और ओवन या भट्टी का तापमान एक सा बनाए रखें। अब हम भोजन पकाने की समस्त विधियों की चर्चा कर चुके हैं और अगर हम भोजन पकाते समय पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन या अन्य पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रोटीन पर पाक क्रियाओं का जो प्रभाव पड़ता है वह लाभप्रद भी होता है और हानिप्रद भी होता है, दोनों ही तरह के होते हैं। तो लाभप्रद जो है दालों को पकाने से उसका प्रोटीन सुपाच्य होता है तथा उसका पोषक मूल्य बढ़ जाता है। चूँकि दालों को पकाने से उसके ट्रिप्सिन इनहिबिटर पदार्थ जो है जो कि ट्रिप्सिन पाचक रस की क्रिया को कम करता है वह नष्ट हो जाते हैं और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होकर उसका पोषक मूल्य बढ़ जाता है। अब अहितकर क्या प्रभाव पड़ता है या नुकसानदायक जो प्रभाव होता है वह देखिए। प्राणी जगत के जो प्रोटीन है वह पककर सिकुड़ जाता है, थक्के के रूप में जम जाता है। प्रोटीन के कण शक्त हो जाने के कारण कई बार उसका पचाना कठिन हो जाता है तथा पोषण महत्व भी उसका कम हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। कच्चे कार्बोज की तुलना में पका कार्बोज जल्दी से पच जाता है। कार्बोज पचाने से स्टार्च के कणों के चारों ओर आवरण मुलायम होकर हट जाता है जिससे स्टार्च के कण मुलायम हो जाते हैं। इसे जैलकरण या जिलेटिनाइजेशन भी कहते हैं और इससे भोजन क्या होता है सुपाच्य हो जाता है। अच्छा, पाक क्रियाओं का वसा पे क्या प्रभाव पड़ता है। वसा पर तेज तापमान का प्रभाव पड़ता है। इससे वसा तथा वसीय अम्ल नष्ट हो जाते हैं जिससे आवश्यक वसीय अम्ल भी जो है वह भी पूर्णतः खत्म हो जाते हैं और तेज ताप से वसा से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है एक्रोलिक जो कि विषैला पदार्थ है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब पाक क्रियाओं का खनिज लवण पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। खनिज लवण जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। इस तरह के भोजन को बनाते समय यह उस पानी में
घुल जाते हैं। और यदि हम पानी फेंक दें तो हमारे कैल्शियम, लोह लवण, सोडियम, पोटेशियम सारे खनिज लवण जो है उसके पानी के साथ निकल जाएंगे। इसके विपरीत सही विधि का प्रयोग करके खनिज लवणों की मात्रा में वृद्धि भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए ले लो, लोहे के चाकू से सब्जियां अगर काटते हैं तो लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, होता है ना बच्चों, आप देखते ही होंगे। कठोर जल में सब्जियां बनाने से कैल्शियम सब्जियों में आ जाता है और नमक का प्रयोग करने से सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि पाक क्रियाओं का विटामिन्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। पाक क्रियाओं का विटामिन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला हम ले लेते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए हालांकि जल में घुलनशील नहीं है। अगर इस प्रकार पानी में अगर इसको पका रहे हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा है तो जीवन तत्व ए पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु ये वसा में घुलनशील है और घी तेल में अगर इसको भूनते हैं तो तलने पे ज़रूर नष्ट हो जाएगा। इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स को लो। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 जिसे कि हम थायमिन कहते हैं, ये पानी में बहुत अच्छे से घुलता है, इसलिए सब्जियों को धोते और पकाते समय क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। अगर भाप द्वारा इसे पकाया जाता है तो ये कम नष्ट होता है, लेकिन उबालने की विधि से बर्तन खुला रहकर इसको पकाते हैं तो वाष्प के साथ भी ये विटामिन नष्ट हो जाता है। और अगर पकाते समय हम सोडे का प्रयोग कर लेते हैं तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब विटामिन B2 पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर भोज्य पदार्थ जिस पानी में पका रहे हैं उस पानी को फेंक दें तो ये विटामिन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। सोडे का प्रयोग करेंगे तो भी ये विटामिन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये विटामिन जो है सूर्य की रोशनी तथा ताप से भी नष्ट हो जाता है, अतः राइबोफ्लेविन पर पकाने की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन हैं वो सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए अगर भोज्य पदार्थ को बनाते समय अधिक पानी का प्रयोग करते हैं और लास्ट में उस पानी को फेंक देते हैं तो बी समूह के जितने भी विटामिन है, जैसे निकोटिनिक एसिड है, पैंथोनिक एसिड है, नाइसिन है, पैराडॉक्सिलामीन है, फोलिक एसिड है या विटामिन B12 है, ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रभाव हमारी असावधानी की वजह से क्या होता है, पाक क्रियाओं के दौरान न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स पर पड़ता है। अब आ जाओ विटामिन C पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये विटामिन क्या होता है, ये भी पानी में घुलनशील है। अगर भोजन को अधिक समय मतलब अधिक पानी में पकाते हैं और उस पानी को फेंकते हैं तो ये विटामिन भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये विटामिन जो होगा वो भोज्य पदार्थ से निकलकर पानी में आ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। करीब 10 to 60% तक बच्चों ये नष्ट हो जाता है। अगर विटामिन C युक्त भोज्य पदार्थ को खुली हवा में भी पकाएं तो भी ये विटामिन C जो होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता रहता है। और भोज्य पदार्थों के पौष्टिक तत्वों के अलावा भोज्य पदार्थों के रंग, गंध और बनावट में भी अंतर आता है। भोज्य पदार्थों के रंग का पाक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे हम देखते हैं। तो हमारे भोजन में 4 रंग वर्णक होते हैं, उन पे जो बदलाव आता है उसकी चर्चा करते हैं। तो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है वह क्या होता है, सब्जियों में लाल बैंगनी रंग प्रदान करता है, और जब हम अम्लीय माध्यम में इसको पकाते हैं तो ये हल्के लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जबकि हम क्षारीय माध्यम में पकाते हैं तो गहरे नीले रंग को ले लेता है। इसी तरह क्लोरोफिल ये भोज्य पदार्थों को या सब्जियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। यदि भोजन को अम्लीय माध्यम में पकाते हैं तो हरे रंग में रासायनिक क्रिया के कारण पीलापन आ जाता है, और इसके विपरीत अगर क्षारीय माध्यम में पकाते हैं तो गहरा चटक हरा रंग हो जाता है। आया समझ में। अब फ्लेवोन्स जो हैं ये सब्जियों को सफ़ेद रंग प्रदान करते हैं और इसी के कारण इनमें सफ़ेद रंग होता है। और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, या इसको पकाते हैं जब सब्जियों को तो क्या होता है, हल्का पीला हो जाता है। इसी तरह कैरोटीन ये फलों में और सब्जियों को पीला रंग प्रदान करता है,
और जब इस पर हम भोजन को इसको प्रक्रियाओं द्वारा पकाते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त स्टार्च का ताप पर प्रभाव पड़ता है, उसका रंग भूरा हो जाता है। क्योंकि स्टार्च जो है डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित होता है, जिसे हम डेक्स्ट्रिनाइजेशन भी कहते हैं। जो शक्कर को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, ताप होने पर वो जल जाती है, जिसे हम कैरेमलाइजेशन कहते हैं। इस तरह सारे जो कलर्स हैं या रंग है उनका भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह गंध पर भी प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। भोजन की गंध जो है प्रक्रियाओं पर दो प्रकार से प्रभाव डालती है। कुछ तो कच्चे भोज्य पदार्थ की गंध अच्छी लगती है और कुछ में ये नष्ट हो जाती है। जैसे प्याज है, मछली है, लहसुन है, शलजम है आदि को ये जो पकाते हैं तो इसकी गंध नष्ट हो जाती है। और कुछ भोज्य पदार्थों को पकाने पर गंध बढ़ जाती है। जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियों की जो गंध है वो बढ़ जाएगी। अब भोज्य पदार्थों को हम पकाते हैं तो उसके बनावट पर भी पाक विधियों का प्रभाव पड़ता है। पकाने पर कड़ा भोज्य पदार्थ मुलायम हो जाता है। यह परिवर्तन कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों में ज़्यादा आता है। पकाने पर स्टार्च के कण मुलायम हो जाते हैं, जिससे कड़ी बनावट वाले भोज्य पदार्थ जो क्या हो जाते हैं, नरम और मुलायम होते हैं, हम आसानी से पचा लेते हैं। इसके विपरीत मुलायम भोज्य पदार्थों की प्रोटीन पककर कड़ी हो जाती है। जैसे अंडे की सफ़ेदी है उसमें हो जाती है ना, एकदम स्कंदित हो जाता है और वो कड़ा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा भोजन पकाते समय भोजन की प्रकृति क्या है उसका ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार पाक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता के साथ साथ उसके रंग, रूप, गंध में भी वृद्धि हो और हमारे लिए जो भोज्य पदार्थ है वह लाभदायक हो सके। आया बच्चों समझ में? आया। धन्यवाद।